हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर स्टार्ट किया था हम लोगों ने स्प्रिंग और स्प्रिंग से रिलेटेड कंसेप्ट, और आज एक और बहुत ही ज़्यादा नया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, और वो होगा कंसेप्ट ऑफ FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट। बट वो कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, और मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने वो नहीं किया होगा। ठीक है, इसीलिए मैं ही ट्राई करके बता देता हूँ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अभी एक काम करो, आप 5 kg को ऑब्जर्व करो, सिर्फ 5 kg पे आपका पूरा फोकस है। इसमें सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी, दूसरा फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा फोर्स ये वॉल का नॉर्मल रिएक्शन, N2। क्या कोई है जो मुझे ये बताए कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला मैं ही बता देता हूँ, ये होगा 37 डिग्री। क्योंकि देखो ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ये 90 माइनस 37 फिर से 37 डिग्री। तो अभी तक हमने सक्सेसफुली यहाँ तक एंगल तो लिख लिया है कि ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। पर अब आगे क्या, इसका क्या, इसका यूज क्या करेंगे हम? इसका यूज ये करेंगे कि वाई डायरेक्शन देखो, वाई डायरेक्शन मीन्स अभी हम बात करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की। एक काम करता हूँ, अलग से एक्स और वाई एक्सिस मार्क कर देता हूँ, है ना? क्योंकि मुझे थ्रू आउट द एंटायर क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, तो मैं अलग से ही एक्स और वाई एक्सिस मार्क कर देता हूँ। ये एक्स और ये वाई डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक्स और वाई मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे बताओ वाई डायरेक्शन में N1 का कंपोनेंट कितना होगा? N1 cos 37, N1 cos 37 वो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू 5G। एग्री करते हो इस बात से सब लोग? N1 cos 37 विल बी इक्वल टू 5G। N2 वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए उसका कोई रोल, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज ही नहीं है। जो भी यूज है, जो भी फोकस है वो हमारा N1 पर होगा, और वो भी N1 cos 37 इक्वल टू 5G। चलो वैल्यूज रखो, cos 37 4/5, तो N1 कितना आएगा? ये हो जाएगा 4/5, 5, 25, 250/4, 125/2। देख लो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 आ गया। अब N1 आने के बाद हमारा क्वेश्चन कितना इजी था वो आप देखो। यही नॉर्मल रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पैर, इक्वल अपोजिट पैर, एक्शन रिएक्शन पैर, ये N1 यहाँ भी लगेगा। इस प्लैंक को देखो, ये जो प्लैंक भी नहीं बोलना चाहिए इसे, हम लोगों को वेज बोलना चाहिए। इस वेज को देखो, इस वेज के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो N1 है वो इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? N1 की डायरेक्शन समझ में आ रही है? अब अगर ये क्लियर है कि N1 किस टाइप से लगेगा, तो मेरे ख्याल से अब आप इसके बाद ये फाइंड कर सकते हो कि N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ अब N1 को। ये N1, और ये एंगल होगा 37 डिग्री। जरा मुझे बताओ N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? इस डायरेक्शन में होगा N1 साइन 37 डिग्री। और आप अगर रियलाइज करो तो बेसिकली उसी के कारण तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, उसी के कारण तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ रहा है। तो N1 साइन 37 डिग्री इक्वल टू KX लिख सकता हूँ। वही स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, और स्प्रिंग उसे वापस से कंप्रेस होने के बाद उसके ऊपर वापस से अपोजिट फोर्स लगाएगी KX। या ऐसा बोल दो, N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आएगा आप फाइंड कर सकते हो। N1 की वैल्यू रख दो 125/2, साइन 37 3/5, K दिया हुआ है मैंने आपको। सॉल्व करके देखो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3/16 मीटर्स। बहुत ही बेसिक
क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई करना था, सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स, उनको रिजॉल्व कर करके अप्लाई करना था। इस बीच एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है ऑडिबल नहीं है, क्या ऐसा सच में है? एम आई नॉट ऑडिबल? हेलो, ऑडिबल है ना? वही तो। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप लोग भी आईपैड ले ही लो। 10 kg का कोई यूज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसके मास का कोई यूज़ नहीं है, इसका मास का कोई यूज़ नहीं आएगा। ये जो हमने मास दिया था 10 kg, उसका कोई यूज़ नहीं है। चलिए अब ये नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी हम बात करने वाले हैं इसके जस्ट बाद। चलिए अब ये नोट करने के बाद फाइनली अब हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब आपको करना क्या है? अब आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सिर्फ उस पर फोकस करना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है? सब कुछ हम एक एग्जांपल समझेंगे, फिर मैं अच्छे से लिखवा दूंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको याद आ रहा है, हमने कहीं पढ़ा था इससे पहले काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट क्लास जब हमारी हुई थी, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला था। ये वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात चल रही है जहाँ से मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। अब आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि किस तरह से लॉज ऑफ मोशन गलत पड़ सकता है। देखो, गलत ऑब्जर्वेशन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर गलत हम चूज करते हैं तो हमारा आंसर अलग आ सकता है। उसका एक रियल एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। सपोज एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट दिख रही है। लिफ्ट के अंदर हमने मास एम के एक ब्लॉक को सीलिंग से, लिफ्ट की जो सीलिंग होती है उससे स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, और ये लिफ्ट जा रही है ऊपर। लिफ्ट जा रही है ऊपर। अब एक ऑब्जर्वर था जिसका नाम था ऑब्जर्वर ए। ये था ऑब्जर्वर ए। तो मुझे बताओ, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर ए क्या आप इस ब्लॉक का एफबीडी बना सकते हो? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर ए, मैं सिंपली सिर्फ इसका एफबीडी बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, ऑब्जर्वर ये बोलेगा कि सबसे पहला फोर्स उसने पढ़ा था, वो कोचिंग जाता था, वो क्लासेस अटेंड करता था ऑनलाइन। उसने पढ़ा था कि सर ने स्टार्टिंग में सिखाया था कि इसके ऊपर जो फोर्स लगते हैं वो हमें लगाने हैं। उसने यही किया जैसा उसे क्लासरूम में सिखाया गया था। उसने कहा कि इस पे ग्रेविटी नीचे लगता है, टेंशन ऊपर लगता है, और साथ ही साथ वो बोलेगा कि इसके पास एक एक्सेलरेशन भी है ऊपर। उसने कहा कि इस ब्लॉक के पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी होगा। अब मुझे बताओ, जब वो लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन अप्लाई करेगा तो वो क्या लिखेगा? नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि टी विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए। इसने कहा कि जो इसने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग में टेंशन इतना आना चाहिए। ठीक है?
वहीं इस ऑब्जर्वर ए की एक फ्रेंड भी थी, इस ऑब्जर्वर की एक फ्रेंड भी थी। ये रही इसकी फ्रेंड भी। ये क्लासेस कम अटेंड करती थी, नोट्स रिवाइज नहीं करती थी, सर जो होमवर्क देते थे वो भी नहीं करती थी। ठीक है, आधे टाइम मोबाइल चलाती रहती थी। फिर इसको भी थोड़ा बहुत तो याद था कि हाँ, थोड़ा बहुत क्लास में कुछ ना कुछ सर ने पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट को देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इसने भी सोचा कि चलो आज फॉर अ चेंज हम ट्राई करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। तो इसने क्या करा, इसने अपना कंसेप्ट ऐसा लगाया, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर बी। इसने जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की सोची तो इसने कहा कि ब्लॉक पे सबसे पहले ग्रेविटी तो लग रहा है। देखो इसने देखा, इसने कहा कि हाँ ग्रेविटी लग रहा है, इसने कहा टेंशन भी लग रहा है, पर इसने कहा कि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और उसे ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिखाई भी क्यों देगा, वो जिस फ्रेम में खड़ी है, ब्लॉक उसी फ्रेम में है, लिफ्ट, ब्लॉक और वो ऑब्जर्वर भी तीनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। तो उसने ब्लॉक को देखा, उसने तो कहा कि नहीं ये ब्लॉक तो रेस्ट पर है, और उसने कहा कि इसमें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी चाहिए। तो इसने लगा दी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही स्ट्रिंग में एक ही टाइम पर दो अलग अलग लोग टेंशन की दो अलग अलग वैल्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सही कौन है गलत कौन है। कोई एक तो सही होता है और कोई एक हमेशा गलत होता है ना। तो अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन दोनों में से सही कौन है गलत कौन है। और आपको तो पता ही है कि गलती किसकी होती है और सही कौन होता है। तो आप समझ गए हो इतनी देर में कि ऑब्जर्वर ए सही है, ऑब्जर्वर बी गलत है। अब सवाल ये उठता है ऑब्जर्वर ए सही क्यों है। ऑब्जर्वर एक बहुत बड़े रीजन के कारण सही है क्योंकि उसने जिस फ्रेम से लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने की कोशिश करी, जहां से उसने खड़े होकर, जिस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने की कोशिश करी, वो ऐसे फ्रेम्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है ऐसे फ्रेम्स को फिजिक्स में कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम्स। और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन डायरेक्टली इन्हीं फ्रेम्स में एप्लीकेबल होते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये कैसे पता चलता है कि कोई फ्रेम इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, कैसे पता चलता है कि कोई फ्रेम इनर्शियल है। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पता ऐसे चलता है कि इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ FOR। ये जो फ्रेम्स होते हैं इनका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशंस ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब अर्थ शुड बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऐसे फ्रेम्स जिनका अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो होता है उन्हें हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल अभी ये पर्सन रेस्ट पर है, तो बताओ इसका अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। कैसा फ्रेम हुआ, इनर्शियल। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर ये पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से भी रन करता, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी रन करता तो भी ये इनर्शियल होता। पता है क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। जरूरी नहीं कि वो मूव करे या ना करे, वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उसका एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से साइकिलिंग करता हुआ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तब भी वो इनर्शियल फ्रेम है। और तब भी अगर वो लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेगा तो भी वो कोई गलती नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल डायरेक्टली इन सच फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जिनको हम इनर्शियल बोलते हैं
उनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई गलती होती हुई नहीं दिखेगी अगर आप ऐसे फ्रेम्स में लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने की कोशिश करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब हम आ जाते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो इसकी डेफिनेशन बताओ क्या होगी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। ऐसे फ्रेम्स जिनका अर्थ के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज नॉन जीरो, मतलब ये अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, और एज सच इनको फिर हम बोलते हैं दे आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। मतलब अगर आप लिफ्ट में हो, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है या एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और आप उसमें खड़े हो, तो फिर आप गलत फ्रेम में खड़े हो। मैं एक दो एग्जांपल्स आगे और बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल इन सच फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आप डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन तो अप्लाई करने का नहीं सोच सकते हो। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं, वो मानते ही नहीं है। आप उनको समझा दो कि नहीं, गलती आपकी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तब भी कुछ लोगों के माइंड में रहता है, वो ऐसे जिद्दी रहते हैं कि वो मानते ही नहीं है, अपनी गलती मानते ही नहीं है। अब ऐसे लोगों के लिए क्या करना पड़ा, ऐसे लोगों के लिए हमें एक मेथड निकालना पड़ा कि भाई अगर वो मानना ही नहीं चाह रहे और फिर भी नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, हालांकि वो चाहते तो अपनी गलती मान सकते थे कि नॉन इनिशियल फ्रेम में खड़े हैं, लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर गलत आ रहा है, पर वो मानते नहीं है कुछ लोग। कुछ लोग होते हैं उनकी मतलब बिल्कुल मानते नहीं हो, कुछ भी बात बोलो तो। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए फिर एक नया मेथड आता है कि देखो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियल फोर्सेस, कहने का मतलब जो रियल फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, कौन से रियल फोर्स हैं जो एक्चुअल में लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटी लग रहा है, देखो ग्रेविटी लग रहा है, बिल्कुल। टेंशन लग रहा है, बिल्कुल, ये सब रियल फोर्सेस है जो उस पर एक्चुअल में लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पर। अपार्ट फ्रॉम दिस रियल फोर्सेस, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा इमेजिनरी फोर्स और अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो समझते हो, फेक, इमेजिनरी। तो देखो इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फिर भी अप्लाई करना ही चाहते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू कंसीडर एन एक्स्ट्रा इमेजिनरी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम जो रियल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं, और इसी इमेजिनरी फोर्स को कहा जाता है सूडो फोर्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसका मास, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका मास, और जिस गलत फ्रेम से खड़े होकर देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। मास ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन फ्रेम का। और ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, इस फोर्स की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हो उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट। अब मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में, देखो पहले मैं एग्जांपल 2 की जगह एग्जांपल 1 समझाता हूँ आपको। वही लिफ्ट वाला एग्जांपल, देखो उस पर्सन को क्या करना चाहिए था। सपोज ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर स्ट्रिंग के हेल्प से वो ब्लॉक कनेक्टेड है, मास है इनका, और एक ऑब्जर्वर है जो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहती है। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर जो रियल फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से रियल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी रियल है, वो लग रहा है एक्चुअल में ब्लॉक पर,
टेंशन रियल है, वो लग रहा है एक्चुअल में ब्लॉक पर उसे क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसको देख रही है उसका मास, और जिस गलत फ्रेम से खड़े होकर देख रही है उसका एक्सेलरेशन। मास ब्लॉक का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, एम इंटू ए। और डायरेक्शन क्या होगी, इस फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर आपको एक एफ पी मतलब सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा। अब ये लगाने के बाद वो लड़की क्या कर सकती है, ये लगाने के बाद वो लड़की इस नॉन इनर्शियल, इस घटिया, इस खराब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी वो लड़की लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकती है। वो खराब लड़की इस खराब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी अब लॉज ऑफ मोशन को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकती है। अब वो ब्लॉक को देखेगी, वो बोलेगी कि ब्लॉक पे दो नहीं तीन फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स वो लड़के को समझाएगी, देखो गलती मेरी नहीं है। वो बोलेगी कि देखो दो नहीं तीन फोर्स लगते हैं, है ना। तीन फोर्स कौन से लगते हैं, वो बोलेगी पहला ग्रेविटी लगता है, दूसरा टेंशन लगता है, और तीसरा सूडो फोर्स लगता है। जबकि सूडो फोर्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो तो उसके माइंड में चल रहा है बस, क्योंकि वो गलत फ्रेम से ऑब्जर्व कर रही है और वो अपनी बात को सही साबित करना चाहती है। तो उसे उसके लिए उस फ्रेम में एक एक्स्ट्रा इमेजिनरी फोर्स हमेशा लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसके फ्रेम में भी लॉज ऑफ मोशन वो अप्लाई कर सकती है। उसका आंसर भी तब सही आएगा। अब वो बोलेगी देखो ब्लॉक रेस्ट पर है ना, देखो मैं ब्लॉक को देख रही हूँ, ब्लॉक रेस्ट पर है। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो वो बोलेगी कि मैं तो फोर्स बैलेंस करूंगी। फोर्स बैलेंस का मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। फिर वो बोलेगी देखो आ गया ना सही आंसर। पर ये बात आपको पता है, हमें पता है कि कौन सही था कौन गलत था, पर हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। क्या बात सबको समझ में आ रही है? अभी और एग्जांपल बताऊंगा, चिंता मत करना। अगर 5-10% स्कोप अभी बचा होगा तो अभी चिंता मत करना, डाउट मत पूछना। अभी मैं और एग्जांपल आपको बताऊंगा, और अच्छे अच्छे एग्जांपल बताऊंगा, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो इसे नोट कर लो। लगाना जब जब आप गलत फ्रेम से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तभी लगाना, हर बार मत लगाना। इसे नोट करो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे।
अभी और भी एग्जांपल्स बताएंगे, तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, अभी इसे नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे इस पर, तब आपको क्लियर होगा कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल में अंतर क्या है। कुछ भी अंतर नहीं है, आप हर क्वेश्चन को बिना सूडो फोर्स के भी कर सकते हो, बस आप अच्छे फ्रेम से ऑब्जर्व करो। अगर आप कभी गलती से आइसोलेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो तो साथ में सूडो फोर्स और लगा देना। अदरवाइज बिना सूडो फोर्स के भी हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस आप रेस्ट पर आकर ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। ग्राउंड के फ्रेम से आकर बिना आइसोलेशन के ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, आपका सभी क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। अब इसके बाद ये नोट करो सूडो फोर्स। अब इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर वन, ये एग्जाम्पल नंबर वन ही है अपना, एग्जाम्पल टू नहीं है अभी, इसे नोट कर लो। नोट नहीं किया था, जल्दी करो भाई नोट।
चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 बताते हैं, देखो। ठीक है, सपोज एक ट्रक है और ट्रक के पीछे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लगा दिया हमने, ब्लॉक कनेक्ट कर दिया इससे हमने। थोड़ा कलर वलर भी कर देते हैं। मान लो कि ये जो ट्रक था इसका आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए। आपको फाइंड करना है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना है, ये जो स्ट्रिंग है कनेक्टेड इसमें टेंशन कितना है। ट्रक आगे जाएगा और ट्रक स्ट्रिंग के हेल्प से उस ब्लॉक को आगे खींच रहा है अपने साथ। तो अब मान लो एक ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर ए जो ग्राउंड के फ्रेम में रेस्ट पर था। ऑब्जर्वर ए जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ रेस्ट पर था, और ये ऑब्जर्वर ए जो है, ये ऑब्जर्वर ए इस ब्लॉक को देखता है। तो जब ये उस ब्लॉक को देखेगा तो वो बोलेगा कि सबसे पहला फोर्स जो ब्लॉक पे लगना चाहिए वो है ग्रेविटी। फिर वो बोलेगा कि टेंशन भी तो आगे लग रहा है, और साथ में वो बोलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। ये रियल फोर्सेस हैं, ये एक्चुअल फोर्सेस हैं। ये एक्चुअल फोर्सेस हैं जो जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। ये एक्चुअल में लग रहे हैं, ये फेक फोर्सेस नहीं है। ये एक्चुअल फोर्सेस हैं। उसने देखा कि एक्चुअल में एमजी लग रहा है ना, वो वाकई में लग रहा है एमजी। उसने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन भी एक्चुअल में लग रहा है, उसने देखा कि टेंशन भी एक्चुअल में लग रहा है, तीन ही फोर्स लग रहे हैं। और साथ में उसने देखा कि ब्लॉक तो आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो वो पता है क्या बोलेगा एक्स डायरेक्शन में, पता है वो क्या बोलेगा एक्स डायरेक्शन में? ध्यान सुनना, उसका स्टेटमेंट क्या है। उसका स्टेटमेंट ये है कि वो बोला है कि टेंशन जो है वो उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसने बोला कि टेंशन ने इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और वाई डायरेक्शन में उसने बोला कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो। तो बोल रहा है कि वाई डायरेक्शन में एन इक्वल टू एम जी और एक्स डायरेक्शन में टेंशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन। ये उसकी एनालिसिस थी। अब इसकी एक दोस्त आती है, इसकी फ्रेंड जो है वो थोड़ी अलग नेचर की है, एडवेंचरस। ये देखो, वो जाके उस ट्रक पे ही खड़ी हो गई और वहीं से वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती है। ये खूब समझा रहा था कि नहीं ट्रक से उतर जाओ, पर उसने एक नहीं सुनी। ठीक है, अब बताओ इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी क्या होगा। वैसे भी कुछ लोग होते हैं जो किसी की नहीं सुनते कभी। तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी बताओ क्या होगा। जब वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगी तो सबसे पहला क्या करेगी, वो सबसे पहले एक तो फोर्स लगाएगी। सबसे पहला फोर्स क्या होगा, सबसे पहला फोर्स होगा एम जी। जो रियल फोर्स है वो तो उसको सबसे पहले लगाने ही है, मतलब सबसे पहले वो क्या करेगी, जो एक्चुअल में रियल लाइफ में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो लगाएगी ही, और उसके बाद वो कुछ अलग से सूडो फोर्स वगैरह लगा सकती है। तो सबसे पहले वो ये करेगी, कुछ और लगे ना लगे वो बोलेगी रियल फोर्स में सबसे पहला रियल फोर्स है एम जी। फिर नॉर्मल रिएक्शन भी तो रियल फोर्स है, ये क्या हो गया भाई। हाँ अब ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन भी तो रियल फोर्स है, टेंशन भी तो रियल फोर्स है, ये तीन तो लग ही रहे हैं। पर अब
वो पता है क्या करेगी, वो बोलेगी नहीं देखो इस पे एक फोर्स और लग रहा है। वो बोलेगी ध्यान से देखो इस पे एक फोर्स और लग रहा है, पर आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, पर उसको दिखाई दे रहा है। वो बोलेगी देखो वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है जिसको देख रहे हो उसका मास, मास किसका जिसको देख रहे हो, और एसेलेरेशन किसका जिस पे खड़े होके देख रहे हो, मास उसका एसेलेरेशन इसका। तो m × a। और डायरेक्शन क्या होगी बताओ, एसेलेरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट, मतलब उसे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ma। ये कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स। फिर वो बोलेगी कि ब्लॉक तो रेस्ट पर है, उसने कहा कि ब्लॉक कहीं जा वहाँ नहीं रहा है, वो तो रेस्ट पर है। उसने बोला कि देखो ना ब्लॉक रेस्ट पर है, उसके हिसाब से तो ट्रक में ही बैठी है वो भी, और उसे ब्लॉक रेस्ट पर दिख रहा है। तो वो बोलेगी फोर्स बैलेंस कर दो। वो ये नहीं बोलेगी कि टेंशन आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो ये बोलेगी क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन कुछ और है, उसका कहना ये पड़ रहा है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है तो वो बोल रही है कि टेंशन और सूडो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और नॉर्मल और ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात देखो, दोनों का तरीका अलग अलग है, पर अब दोनों का फाइनल रिजल्ट जो है वो तो सेम आ रहा है। तरीका दोनों का अलग है, एक ने इनिशियल फ्रेम से किया ऑब्जर्व, एक ने नॉन इनिशियल फ्रेम से किया। दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, पर फाइनली जो एंड रिजल्ट है वो सेम आता है। इससे ये प्रूव होता है हर बार कि आप क्वेश्चन को आप एक्चुअल में किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर इनिशियल फ्रेम से करो तो ज़्यादा अच्छा है। नॉन इनिशियल से करने का कभी मन हुआ, कुछ केसेस में हम लोग आगे करेंगे, सर्कुलर मोशन वगैरह में हम लोग भी यही करेंगे, नॉन इनिशियल फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे। कई बार एनालिसिस ईजी हो जाती है, तब आपको सूडो फोर्स ध्यान रखना है। जल्दी से ये बढ़िया सा एग्जाम्पल नंबर 2 भी नोट कर लो। अभी ज़्यादा कलर वलर कर नहीं पा रहे क्योंकि बीच बीच में क्या है वो इतना हीटअप हो गया है कंप्यूटर लैपटॉप, कि जैसे ही कलर करने आते हैं वो अटक जाता है। बंदोबस्त कर रहे हैं हम किसी नई स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का। समझ तो गई हो कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी है, पर जब तक ऑनलाइन वाले वो भेजते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। कैन यू एक्सप्लेन वन सेकेंड, इसमें वन सेकेंड एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। इसमें एक इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम से देखो तो भी आंसर आएगा, नॉन इनर्शियल से देखो तो भी आंसर आएगा। हाउ टू अप्लाई सूडो फोर्स प्लीज एक्सप्लेन। अरे पगलू, पढ़ो ना, सब तो लिखा है। बताया भी तो था अभी थोड़ी देर पहले, इसका मास उसका एक्सेलरेशन और डायरेक्शन लगा दो अपोजिट। हम इतनी देर से हिंदी में ही तो समझा रहे थे, कोई चाइनीज जापानीज थोड़ा ना यूज कर रहे थे। ये सब इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में बेसिस से बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे डायग्राम बनाओगे मशीनों के, बड़ा मजा आता है। जब तक डायग्राम नहीं बने तो वो इंजीनियरिंग ही क्या। हमें तो बल्कि लगता है कि मेडिकल वालों से ज़्यादा डायग्राम जो होते हैं वो इंजीनियरिंग वाले बनाते होंगे। उनको लगता है कि वो ज़्यादा डायग्राम बनाते हैं, पर रियलिटी क्या है, हम लोग ज़्यादा डायग्राम बनाते हैं, और हम लोग ज़्यादा अच्छा डायग्राम बनाते हैं उन लोगों से। उन लोगों की तो राइटिंग भी खराब होती है। रहने दो, है ना, अभी कोई मेडिकल वाले देखेंगे, बाद में कभी गलती से कोई मेडिकल वाला कभी गलती से रिकॉर्डिंग देख लेगा तो वो क्या सोचेगा। किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, भले ही किसी की हैंडराइटिंग कितनी खराबी क्यों ना हो, भले ही मेडिकल वालों की हैंडराइटिंग कितनी खराब क्यों ना हो, पर फीलिंग्स तो उनकी भी होती है, तो क्यों हर्ट करें उन्हें। इसे नोट करना,
क्योंकि इसके बाद हमें क्वेश्चन भी करना है। और उसके बाद आज आप लोगों की फिजिक्स की क्लास जो है, ये लास्ट वाली जो क्लास है, ये 8 o'clock 8:05 के आसपास एंड होगी, क्योंकि 8:30 से आज आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन भी है। जो लोग केवीपीवाई नहीं देंगे वो देख लो भाई, जिसको केवीपीवाई नहीं देनी है तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ, इंफॉर्मेशन पता करना चाहते हो केवीपीवाई से रिलेटेड तो देख लो, समझ लो कैसा होता है प्रोसेस में। मैं खुद ही रहूँगा वैसे तो ओरिएंटेशन में, तो मैं खुद ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि कैसे क्या होता है एग्ज़ाम का फॉर्मेट, और क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जेई में डायरेक्टली हेल्प मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता ही है, पहला आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा ये। सब कुछ डिटेलिंग अभी बता देंगे तो तब क्या बताएंगे हम? सभी बैचेस का एक साथ कंबाइंड है ना, पूरे 11th क्लास का एक साथ कंबाइंड है, तो तभी बताएंगे ना। अभी ये सब बता देंगे तो फिर अभी ये नोट कर लिया, अभी मेरे को ना आपको क्वेश्चंस बताने हैं, क्योंकि और ज़्यादा महंगा तो फॉर्म नहीं है। कितने का था, शायद 1250 का था, मैं सब इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। 1250 का था। एक बार में जितना आप कॉफ़ी शॉप में जाके ख़त्म करके आते हो, उसके आधे भाव का फॉर्म है। और एक्सपीरियंस भी मिलेगा ही, वो अलग बात। एक्सपीरियंस तो काउंट होता ही है एग्ज़ाम का, आपको नेशनल लेवल की पहली एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा इतनी देर में, तो अब हम लोग आपसे एक क्वेश्चन करवाएंगे, और वो क्वेश्चन आप दोनों फ्रेम से ट्राई करना, इनर्शियल से भी, नॉन इनर्शियल से भी। ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। देखो, आपको एक व्हीकल दिख रहा है, ये व्हीकल, कार्ट, कार्ट बोल दो, व्हीकल बोल दो, जो भी बोल सकते हो उसको। उसमें मास एम का एक पेंडुलम, इसमें मास एम का ये जो एक पेंडुलम था, ये जो आप देख रहे हो, मास एम का एक पेंडुलम ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और ऑल ऑफ ए सडन अभी जो कार है, जो कार्ट है, वो आगे जाना शुरू होती है। कार्ट जो है वो आगे जाना शुरू होती है विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू ए। ए एक्सेलरेशन से कार्ट आगे मूव करती है। तो फील कर पा रहे हो कि ये पेंडुलम थोड़ा सा पीछे स्लिप कर जाएगा। आपको फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब फाइनली सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम बाद, ये किसी एंगल पर जो टिल्टेड होगा वो एंगल कितना होगा। आपको फाइंड करना है कि एंगल कितना होगा इस केस में। समझ में आ रहा है? और ये समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। फील तो कर पा रहे होंगे ये जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा पीछे की तरफ। ट्राई करो, फिर मैं दोनों फ्रेम्स आपको ही सॉल्व करके बताऊंगा, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में भी।
चलो देखते हैं अप्रोच क्या होना चाहिए। मान लो कि हम ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट भी होगा, इसके बाद हम टेंशन भी फाइंड करेंगे। मान लो एक ऑब्जर्वर ग्राउंड के फ्रेम में है, ये सही तरीका होता है। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को देखकर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। ये बोलेगा कि सबसे पहला फोर्स तो ग्रेविटी है ही, mg तो लगना ही है। वो बोलेगा कि सबसे पहले कुछ और लगाओ ना लगाओ, सबसे पहले mg लगा दो इस पर। फिर फिर क्या लगेगा, टेंशन भी लगेगा। और कुछ लगेगा क्या इस पर? और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं ग्राउंड के फ्रेम से। ग्राउंड के फ्रेम से इस पर हमें सिर्फ ये दो फोर्स लगाने थे जो हमने लगा दिए। ठीक है, इसको मैं एक बार और अलग से बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ बना देता हूँ। mg नीचे है, टेंशन किसी एंगल पर है, तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल दूँ, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। किसी को डाउट हो तो बता देना। टेंशन के दो कंपोनेंट निकाले मैंने, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। और साथ में इस पर्सन को क्या दिख रहा है, ये जो पर्सन रेस्ट पर है, इस पर्सन को क्या दिख रहा है, इस पर्सन को तो ये भी दिख रहा है कि वो जो जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं, वो तो आगे जा रहा है। इसको तो ये दिखाई देगा ना कि जो पेंडुलम देख रहा है ये, वो पेंडुलम कहाँ जा रहा है, वो तो आगे जा रहा है। तो हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये जो रेस्ट पर ऑब्जर्वर है, ये बोल रहा है कि वो पेंडुलम आगे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू ए। उसे इसका एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है इक्वल टू ए। तो वो पता है क्या इक्वेशन लिखेगा, वो बोलेगा एक्स डायरेक्शन में टी साइन थीटा उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो टी साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन, एंड टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, तो क्या आएगा, 1/2 टेन थीटा इज ए बाय जी, और वी कैन से कि थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ ए बाय जी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ जहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना था। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, जो कि बहुत इजीली हमारा आंसर आया। ठीक है, अब मान लो कि इसी क्वेश्चन को आपको करना होता नॉन इनर्शियल फ्रेम से। मतलब एक ऑब्जर्वर है जो इसी फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब बताओ क्या करें। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी, जब मैं एफ बी डी बनाऊंगा तो सबसे पहला फोर्स एम जी, फिर टेंशन के दो कंपोनेंट, वही टी साइन थीटा टी कॉस थीटा। देख लो अंतर कुछ नहीं है इसमें भी, ये सब रियल फोर्सेस हैं। पर इसके अलावा क्योंकि वो गलत फ्रेम से ऑब्जर्व कर रही है, तो उसको पता है कि उसे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मास ऑब्जेक्ट का देखो, जिसको देख रही है उसका मास, और जिस फ्रेम से खड़े होकर देख रही है उसका एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन कहाँ पर, डायरेक्शन अपोजिट, किसके अपोजिट, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अपोजिट। और ये सब लगाने के बाद उसे तो क्या दिख रहा है, उसे तो ये पेंडुलम रेस्ट पर दिख रहा है। तो वो बोलेगी कि टी साइन थीटा फोर्स बैलेंस एक्स डायरेक्शन में टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और वाई डायरेक्शन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। देखो अल्टीमेटली उसकी भी इक्वेशन सेम आई, और ऑब्वियसली उसका आंसर भी सेम आएगा। अगर डिवाइड करेगी तो आंसर में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बस अप्रोच में डिफरेंस है। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखो थोड़ा सा अलग है। उसने सूडो फोर्स नहीं लगाया, उसे एक्सेलरेशन दिख रहा है। इस लड़की ने क्या करा, इस लड़की ने सूडो फोर्स लगाया और इसे एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है। पर इक्वेशन दोनों की सेम है। ठीक है,
अभी इसी क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग। तो अब ये तो बहुत आसान है, देखो कैसे फाइंड करूंगा मैं। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो, तो देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ जाओगे अपने आप से। और राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया रिजल्ट। वाह, कितने इजीली आ गया रिजल्ट, मजा आ गया। तो ये भी नोट कर लो, ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टी इक्वल टू एम रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा टेंशन का। चलो एक क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नोट करो। आज वो जो शायरी है वो हम कल के लिए पोस्टपोन करेंगे, क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइपिंग का वर्क भी रहेगा ओरिएंटेशन से पहले। तो अनफॉर्चुनेटली आज की जो शायरी है वो हम लोग अगले टर्न के लिए पोस्टपोन करेंगे, तो नेक्स्ट टर्न पर 2 बार शायरी होगी। ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, देखो आप ऐसे समझो कि एक वेज है, मास कैपिटल एम का एक वेज है, उसके ऊपर स्मॉल एम का एक ब्लॉक रखा है और मैं पीछे से उसको फोर्स लगा के पुश कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत कम फोर्स लगाऊंगा तो फील कर पा रहे हो कि नीचे स्लिप कर जाएगा, और कभी फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, फील करो ग्राउंड के समय बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर स्लिप कर जाता है। ऐसे इमेजिन करो एक ट्राइंगल था, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है और ट्राइंगल को बहुत जोर से पुश करा तो ब्लॉक ऊपर स्लिप कर जाएगा। पर आपको न ही नीचे स्लिप करवाना है न ही ऊपर स्लिप करवाना है, आपको वो फोर्स फाइंड करना है जिसके लिए वो कहीं स्लिप ही ना करे, ये दोनों एक साथ आगे जाएं, ये दोनों एक साथ आगे जाएं, वो फोर्स आपको फाइंड करना है। जिन लोगों का नेम एनटीएससी के पीडीएफ में नहीं आया वो अपने मार्क्स कैसे देखेंगे। हाँ, आपके जो बैच हैं उनके जो बैच एडमिन मैनेजर हैं, राहुल सर का नंबर शायद होगा, राहुल यादव सर का नंबर आपके बैच में होगा। तो एक बार इस डिफ़िकल्टी के इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, शायद पहले वो नंबर शेयर भी हुआ है आपके इसमें, तो आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको वो डिटेल में गाइड कर देंगे। अगर किसी का रिज़ल्ट मिसिंग है उसमें से तो एक बार बता देना, तो डिटेल में गाइड कर देंगे रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। चलो, इसी के साथ यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं। आगे कुछ लोगों से तो आज वापस रात को 8:30 बजे मिल ही लेंगे हम, और बाकी लोगों से फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। चलो फिर इसको यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।